सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम ऐसे इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यू की बात करने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ में, ताकि अगर अलग भी कोई क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हो। डिटेल में आज का हम ये पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब एक्स्ट्रा नॉलेज यानी एक्स्ट्रा पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यह शरीर की कई अंत स्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, अधिवृक्क, अंडाशय, वृषण के कार्यों को नियंत्रित करती है। यह वृद्धि, चयापचय एवं प्रजनन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को बनाती है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है। तो इसका सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है सुंदरबन का डेल्टा। अभी से और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। यह बंगाल की खाड़ी में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाते हैं। याद में रख लेना है कि यह बंगाल की खाड़ी से मिलकर विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है। एक इन्फॉर्मेशन और मिल गया कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। यह अपने घने मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अब सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो अपने मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। यह रॉयल बंगाल टाइगर और अन्य वन्यजीवों का घर है। यह जो है वो यानी सुंदरबन का जो डेल्टा है वह रॉयल बंगाल टाइगर और अन्य जीवों का एक घर माना जाता है। लगभग इसका 60% जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में है और बाकी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो ये सभी पॉइंट्स याद में रख लेना है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो इसका सही जवाब है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु है वो है 65 वर्ष। अब की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है वो होती है 65 वर्ष। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो है 65 वर्ष होती है। अब यह संविधान के अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124 में निर्धारित किया गया है। ये भी याद में रख लेना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो है वो 65 वर्ष होगी। यह निर्धारित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में आर्टिकल 124 में। अब उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो आयु है वो है 62 साल। याद में रख लेना है, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो है 62 वर्ष, और निचले न्यायालय यानी लोअर कोर्ट्स के जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो है 60 वर्ष। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है 65 वर्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है 62 वर्ष, और निचले न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो है 60 वर्ष। सो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। पृथ्वी की सतह से वह लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है समताप मंडल। अब सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, जो ओजोन परत होती है वो। अब यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सूरज की खतरनाक यूवीबी किरणों से हमें बचाता है, वायुमंडल ये अपना ओजोन परत।
सो ये सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से याद में रख लेना है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस की जो खोज है वो कैवेंडिश ने की थी। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की खोज 1777 में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। कब की थी? 1766 में। 1766 में की थी उन्होंने हाइड्रोजन की खोज। अब हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में इस ज्वलनशील गैस को एक अलग तत्व के रूप में पहचाना था। याद रखना है, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 को इस गैस को अलग रूप में पहचाना था। और कैवेंडिश ने जिंक जैसी धातुओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाकर यह गैस बनाई थी। कैवेंडिश ने जिंक जैसी धातुओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाकर यह गैस बनाई थी। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो इसका सही जवाब है चांदी। चांदी जो धातु है वो बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात करते हैं। तो बिजली की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है, यानी सिल्वर है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिससे यह विद्युत धारा को सबसे आसानी से प्रभावित होने देती है। याद रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिससे यह विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देती है। अब चांदी की जो परमाणु संख्या वो 47 के साथ एक और रासायनिक तत्व है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद में रख लेना है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि स्टील में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है कार्बन। स्टील में जो कार्बन है वो तत्व आवश्यक तत्व है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो स्टील का सबसे आवश्यक तत्व कार्बन है। यह लोहे के साथ मिलकर स्टील बनाता है और उसकी कठोरता तथा मजबूती को तय करता है। याद रखना है, यह लोहे के साथ मिलकर स्टील बनाता है और उसकी कठोरता और तथा मजबूती तय करता है। कम कार्बन यानी माइल्ड स्टील लचीला होता है, जबकि ज़्यादा कार्बन हाई स्टील स्टील काटने वाले औजारों के लिए उपयोगी में होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख ले। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष का। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात करते हैं। तो राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद में रख लेना है, भारत के राज्यपाल की जो नियुक्ति है, यानी भारत में जो भी राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं वो करते हैं लोअर कोर्ट, यानी जो राज्य के हाई कोर्ट्स, राज्य के जो हाई कोर्ट्स होते हैं, राज्य के हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अब राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा ये इसका स्पष्ट प्रमाण संविधान में नहीं है। अब राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकते हैं, या तो फिर राज्यपाल खुद इस्तीफा दे सकता है। तो ये चारों पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट है, चारों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जे.एल. बेयर्ड द्वारा किया गया था। अब एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लेते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड द्वारा किया गया था टेलीविज़न का आविष्कार। अब जिन्होंने 1925 में पहली बार चलती फिरती तस्वीरों को प्रसारित करके मैकेनिकल टेलीविज़न का प्रदर्शन किया। याद रखना है, 1925 में उन्होंने चलती फिरती तस्वीरों को प्रसारित करके मैकेनिकल टेलीविज़न प्रदर्शन किया। तो बाद में 1927 में फिलो फॉन्सवर्थ ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का प्रदर्शन किया, जिससे आज के आधुनिक टेलीविज़न की नींव पड़ी और इन्हें अक्सर टेलीविज़न का जनक कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली शहर में स्थित है।
अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में। अब सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब इसका जो उद्घाटन है वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। उद्घाटन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में अपनी बैठकों की शुरुआत की थी। सो गाइज ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 356 में है। संविधान में राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से अनुच्छेद 356 और 365 से संबंधित है। संविधान में राष्ट्रपति शासन जो है वो मुख्य रूप से अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है और अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर लगता है। अब राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन को हम राज्य आपातकाल भी कहते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स को हमें अच्छी तरह से याद में रख लेना होता है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो यही कारण है कि हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के अवसर पर 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब इसे पहली बार 1950 में मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस को पहली बार जो है वो 1950 में मनाया गया था। सो गाइस अब ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम हर साल मनाते हैं 8 मार्च के दिन। सो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे हम हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, उनकी समान भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं के अधिकारों, उनकी भागीदारी, उनकी समान भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अब 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। सो गाइस ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत में भूकंप की निगरानी कौन करता है? तो वो करता है NCS। भारत में भूकंप की निगरानी का काम करता है NCS। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो भारत में भूकंप की निगरानी मुख्य रूप से राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत करता है। यह देश भर में फैले अपने बड़े भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से 24/7 निगरानी करता है। यह 160 से अधिक स्टेशनों के नेटवर्क का रखरखाव करता है और वास्तविक समय का डेटा भी प्रदान करता है। सो ये पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना, ये तीनों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो ये है बांग्लादेश। सही जवाब है इसका बांग्लादेश के साथ में। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। इस सीमा की लंबाई लगभग 4096.7 किलोमीटर है। इस सीमा की जो लंबाई है वो लगभग 4096.7 किलोमीटर है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। अब बांग्लादेश भारत सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। याद में रख लेना है,
बांग्लादेश और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो दुनिया की सबसे पाँचवीं यानी दुनिया की पाँचवीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। तो ये चारों पॉइंट्स को याद में रख लेना है, चारों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदान उपन्यास का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब है किसानों का जीवन। गोदान उपन्यास का जो विषय है वो है किसानों का जीवन। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रखते हैं कि गोदान उपन्यास का मुख्य विषय भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण, खासकर गरीब किसानों का शोषण, गरीबी, कर्ज, सामाजिक अन्याय और रूढ़ियों के संघर्ष को दर्शाता है गोदान उपन्यास। अब गोदान के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद। याद रखना है, गोदान के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। यह उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ। गोदान जो है वो 1936 में प्रकाशित हुआ। गोदान उपन्यास को कुल 22 भागों में बांटा गया है। गोदान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात करते हैं कि मधुशाला हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन की कालजयी रचना है। यह 1935 में प्रकाशित हुई। मधुशाला जो है वो 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसमें सूफीवाद के दर्शन से प्रेरित 135 रुबाइयाँ है जो जीवन को एक मधुशाला यानी शराब खाने के रूप में चित्रित करती है। ये तीनों पॉइंट्स को याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि द गाइड किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है आर के नारायण। द गाइड जो उपन्यास है वो आर के नारायण द्वारा लिखी गई उपन्यास है। एक्स्ट्रा नॉलेज, तो द गाइड नामक प्रसिद्ध उपन्यास आर के नारायण ने लिखा है। द गाइड जो है वो आर के नारायण ने लिखा है उपन्यास है। यह 1958 में प्रकाशित हुई थी। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1960 में। याद रखना है, द गाइड उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में। अब इस पर आधारित 1965 में देवानंद और वहीदा रहमान अभिनीत की एक सफल फिल्म भी बनी है। द गाइड नाम से एक फिल्म भी बनी है 1965 में जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान है। तो ये चारों पॉइंट्स को याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु जो है वो कमरे के ताप पर तरल होती है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली जो धातु है वो है पारा। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु है, एकमात्र धातु है पारा यानी मर्क्यूरी। अब पारा का जो गलनांक है वो है -38.3 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक है 357.3 डिग्री सेल्सियस होता है। विद उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट याद में रख लेना, उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्मामीटर व बैरोमीटर जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होता है। पारा का जो उपयोग है वो थर्मामीटर और बैरोमीटर में होता है। पारे का उपयोग इसके विषाक्त टॉक्सिक होने के कारण धीरे धीरे कम किया जा रहा है। पारे का जो उपयोग है इसके विषाक्त यानी टॉक्सिक होने के कारण धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस नारा यानी जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का एक युद्ध घोष बनाया था। आज़ाद हिंद फौज का एक युद्ध घोष बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद को। अब कुछ स्रोतों के अनुसार यह नारा सबसे पहले पिल्लई ने गढ़ा जो जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता समिति के साथ में काम कर रहे थे, और बोस के सचिव आबिद हसन ने इस नारे को तैयार किया और नेताजी को इसे अपनाने का सुझाव दिया, जिसके बाद यह जो नारा है वह लोकप्रिय हुआ जब सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। तो ये चारों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है
महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। इसे उन्होंने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर लिखा था। याद रखना है, 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय महात्मा गांधी ने जहाज पर लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक। अब यह पुस्तक जो था वो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। यह एक छोटी पुस्तिका है जिसमें गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है झारखंड राज्य से। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो पाइका नृत्य मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा राज्यों से संबंधित एक पारंपरिक मार्शल लोक नृत्य है। पाइका नृत्य जो है वो मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा राज्यों से संबंधित एक पारंपरिक मार्शल लोक नृत्य है। मुंडा और पाइका समुदाय द्वारा वीरता और युद्ध कौशल दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें तलवार और ढाल का इस्तेमाल होता है। यह विशेष अतिथियों के स्वागत, धार्मिक जुलूसों और त्योहारों पर किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और उससे जुड़ी कला यानी चित्रकला और तथा मूर्तिकला से संबंधित है। यह बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और प्राचीन भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये 200 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक के चट्टान काटकर बनाई गई गुफा स्मारक है। यह जो है यानी अजंता की गुफा है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में वागुर नदी के किनारे स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मंगलयान मिशन किस ग्रह के लिए था? तो वो था मंगल ग्रह के लिए। इसरो का जो मंगलयान मिशन था वो था मंगल ग्रह के लिए। तो अब इसरो का मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन जो था वो मंगल ग्रह के लिए था और 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान कक्षा में स्थापित हुआ था। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना। याद रखना है कि भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना था। अब यह मिशन यानी मंगलयान मिशन जो था वो भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था और सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। इसरो का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसरो का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। इसरो का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। 9 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के एक रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। 9 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के एक रॉकेट द्वारा। अब यह आर्यभट्ट जो था वो पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित पहला उपग्रह था जिसका नाम भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। उन्हें यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र भेजा गया था। मेगास्थनीज ने भारत का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। याद में रख लेना है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है
और इसका जो वर्णन है, भारत का वर्णन उन्होंने अपनी इंडिका पुस्तक में किया है और उसे भेजा गया था सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा पाटलिपुत्र में। तो अब ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन धातु का। यह उच्च तापमान पर आसानी से पिघलता या वाष्पित नहीं होता, जिससे बल्ब को चमकदार रोशनी देने के लिए पर्याप्त गर्म होने के बाद भी अपना आकार बनाए रखता है। तो यही कारण है कि बल्ब का उपयोग यानी फिलामेंट का उपयोग यानी फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो सही जवाब है प्लीहा। प्लीहा को कहते हैं मानव शरीर का रक्त बैंक। एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। यह रक्त की एक बड़ी मात्रा को रोक कर रखता है। प्लीहा जो है वो रक्त की एक बड़ी मात्रा को रोक कर रखता है, जो शरीर को अचानक रक्त की आवश्यकता होने पर तुरंत उपलब्ध कराता है। यानी पहले तो ये कुछ एक रक्त की बड़ी मात्रा को रोक कर रखता है, फिर जब शरीर में इसकी आवश्यकता होती है, रक्त की आवश्यकता होती है, तो अचानक रक्त की आवश्यकता को वह पूरा करता है। अब प्लीहा रक्त में पुरानी क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं और रोगाणु को हटाता है। याद में रख लेना है, प्लीहा जो है वो पुरानी क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं और रोगाणु को हटाता है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। याद रखना है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब है कुल 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। तो अब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक वयस्क के रूप में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय शिशु लगभग 300 हड्डियों के साथ पैदा होता है, जो बड़े होते होते आपस में जुड़कर 206 रह जाती है। इसमें 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल यानी खोपड़ी, रीढ़, पसलिया में और 126 हड्डियां अपंगीय कंकाल यानी हाथ, पैर, कंधे में होती है। तो ऐसे टोटल मिला के 206 हड्डियां होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप एबीओ प्रणाली की खोज मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। उन्हें 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। याद रखना है, 1930 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें रक्त आधान का जनक यानी फादर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सीपीयू को। कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू को कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के दिमाग यानी ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर या मेन प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को प्रोसेसर या मेन प्रोसेसर भी कहते हैं। और सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यह कंप्यूटर के सभी निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, डेटा का विश्लेषण करता है और सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान का दिमाग शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए उसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। तो सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह है स्फिग्नोमैनोमीटर।
स्फिग्नोमैनोमीटर है रक्तचाप को मापने वाला यंत्र। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो मनुष्य का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए मुख्य रूप से स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे ब्लड प्रेशर मीटर, ब्लड प्रेशर गेज या ब्लड प्रेशर मॉनिटर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। यह पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसका वजन एक वयस्क में लगभग 1.5 किलोग्राम यानी 3 पाउंड तक का हो सकता है। यह एक बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राई नृत्य किस राज्य का है? तो वह है मध्य प्रदेश का। राई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का है। तो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो राई नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में गहरा संबंध रखता है। यह नृत्य विशेष रूप से विवाह और जन्म जैसे विशेष अवसरों पर किया जाता है। विशेष रूप से बेड़िया समुदाय की महिलाएं द्वारा किया जाता है यह राई नृत्य। याद रखना है, राई नृत्य को विशेष रूप से बेड़िया समुदाय वाले करते हैं और खासकर वो महिलाएं करते हैं। यह मोर की तरह सुंदर प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो सही जवाब है किडनी में होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी अंग में होता है। तो अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किडनी में होता है। यह रक्त में यूरिया और अन्य विषाक्त अपशिष्टों को छानकर उन्हें अतिरिक्त पानी के साथ मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। याद में रख लेना है कि किडनी का काम है रक्त में यूरिया और अन्य विषाक्त अपशिष्टों को छानकर उन्हें अतिरिक्त पानी के साथ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। एक स्वस्थ किडनी जो होती है वो हर मिनट में लगभग आधा कप खून को फिल्टर करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। अब एक्स्ट्रा नॉलेज है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1250 ईसा पूर्व कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है। याद रखना ये पॉइंट कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य देव को समर्पित एक विशाल रथ के रूप में इसे डिज़ाइन किया गया है। अब 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है यमुनेत्री से। यमुना नदी जो है वो यमुनेत्री से निकलती है। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनेत्री ग्लेशियर हिमालय की मसूरी श्रृंखला में स्थित है। यमुनेत्री ग्लेशियर जो है वो हिमालय की मसूरी श्रृंखला में स्थित है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनेत्री से निकलने के बाद यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड से होकर बहती है। ये याद रखना है कि यमुनेत्री से निकलने के बाद यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अब यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं।
तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। ब्रह्मपुत्र सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। अब यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना चौड़ा और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 300 गुना से अधिक है। अब इसके अंदर लगभग 1300 से ज़्यादा पृथ्वी समा सकती है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, चारों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 23 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस हम मनाते हैं। तो अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी नेशनल फार्मर्स डे। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। अब भारत सरकार ने साल 2001 में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने और उनके सम्मान में इस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो ये याद में रख लेना है कि किसान दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो चौधरी चरण सिंह जी की याद में हम मनाते हैं 23 दिसंबर के दिन, और शुरुआत हुई 2001 से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई को हम हर साल राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो भारत में डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में और उसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन जो है वो महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाते हैं। अब 4 फरवरी 1961 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। लूर नृत्य जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और चांस है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो लूर नृत्य मुख्य रूप से हरियाणा राज्य से संबंधित है, जो उत्तरी भारत में एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। लूर शब्द का अर्थ लड़की होता है, जो युवा महिलाओं के बीच इसके संबंध को दर्शाता है। यह खासकर वसंत ऋतु और होली के त्यौहार के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब लूर नृत्य जो है वो मुख्य रूप से वसंत ऋतु और होली के त्योहारों में महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। हरियाणा में बांगर और बांगर क्षेत्रों में यह लोकप्रिय है लूर नृत्य। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध, 1540 में। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं। तो कन्नौज का जो युद्ध है वो 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। अब 1540 में कन्नौज बिलग्राम में युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया और फिर उसके बाद हुमायूं को भागना पड़ा था। याद में रख लेना है कि कन्नौज का युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं को भागना पड़ा था। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वो धातु का नाम है लोहा। थर्मामीटर में लोहा पारा,
राइट कर लेना है, पारा धातु होती है। थर्मामीटर में पारा धातु जो है वो प्रयुक्त होती है। तो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो थर्मामीटर में मुख्य रूप से पारा यानी मर्क्यूरी धातु का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में मर्क्यूरी धातु का हम प्रयोग करते हैं। यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, जो तापमान मापने के लिए आवश्यक है। तापमान बढ़ने पर यह बिना चिपके एक पतली नली के ऊपर चढ़ती है, जिससे सटीक माप मिलता है। याद रखना है, तापमान बढ़ने पर यह बिना चिपके एक पतली नली के ऊपर चढ़ती है, जिससे सटीक माप हमें मिलता है। इसका चांदी जैसा रंग कांच की नली में हमें आसानी से दिखाई देता है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो सही जवाब है हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। देवदोटस सोटर प्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले पहले शासक थे। फिर बाद में कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के ने बड़े पैमाने पर चलन में लाया। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर चलन में लाया था, और गुप्त शासकों ने भी बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन वो कुषाण के बाद आए थे। तो ये चारों पॉइंट्स को याद में रख ले। अब नेक्स्ट, किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो भारतीय हॉकी का जादूगर हम मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। उनके गेंद पर असाधारण नियंत्रण और जादू जैसी चालों के कारण उन्हें यह नाम मिला है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते और अपने करियर में 1000 से ज़्यादा गोल किए थे। ये याद रख लेना है, लगातार 3 साल ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे। अब उनका जन्मदिन 29 अगस्त को आता है, इसी वजह से हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाते हैं हम 29 अगस्त के दिन। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक में भगवान बौद्ध की शिक्षाएं, उपदेश और मठवासी नियम संग्रहित है। इसे पाली भाषा में लिखा गया है। याद रखना है कि त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया था, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी पाली भाषा में दिया था। इसमें 3 मुख्य भाग, सूत पिटक यानी उपदेश, विनय पिटक यानी नियम, और अभिधम्म पिटक यानी दर्शन शामिल है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या है? तो वो है हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई इकाई होती है वो होती है हर्ट्ज में। तो अब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। तो आवृत्ति यानी ध्वनि की जो आवृत्ति है वो उसकी इकाई हर्ट्ज होती है। एक हर्ट्ज का मतलब है किसी घटना की प्रति सेकंड में एक बार पुनरावृत्ति। एक हर्ट्ज का मतलब होता है किसी घटना की प्रति सेकंड में एक बार पुनरावृत्ति। अब 19वीं सदी के जर्मन भौतिक विज्ञानी हाइनरिक हर्ट्ज की याद में यह नाम रखा गया था हर्ट्ज। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख ले। नेक्स्ट पॉइंट है कि काठी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश का। काठी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात करते हैं कि काठी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। अब आमतौर पर बलाई समाज के कलाकार काठी नृत्य करते हैं। याद रखना है, काठी नृत्य जो है वो बलाई समाज के कलाकार करते हैं। इस नृत्य के लिए काठी को बांस से सजाया जाता है और कपड़ों को मोर के पंखों से सजाया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। नेक्स्ट, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण युग से।
गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल को मुख्य रूप से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व विकास हुआ था। अब गुप्त राजवंश, जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, वह एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। सो ये तीनों पॉइंट्स याद में रख लिए। नेक्स्ट है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो वो है केल्विन में। तापमान की जो एसआई इकाई होती है वो होती है केल्विन में। सो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो तापमान यानी टेम्परेचर की जो एसआई इकाई है वो केल्विन है। तापमान की यानी टेम्परेचर की जो एसआई इकाई है वो केल्विन है, और केल्विन को हम के से दर्शाते हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे और डिटेल में पढ़ा जो कि इम्पोर्टेंट से पेपर के लिए। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।